आज की जो रचना है उसका नाम है आपका बंटी। आपका बंटी एक उपन्यास है जो मनु भंडारी जी द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन 1971 है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की रचना की, जिसका नाम है आपका बंटी। अंत में इस उपन्यास का जो शीर्षक है उसकी सार्थकता हमें दिखती है कि क्यों इस रचना का नाम मेरा या हमारा बंटी ना होकर आपका बंटी रखा गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। मम्मी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही हैं। बंटी पीछे खड़ा चुपचाप देख रहा है। मम्मी जब भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती हैं, बंटी बड़े कौतूहल से देखता है। जान तो मैं आज तक नहीं पाया, पर उसे हमेशा लगता है कि ड्रेसिंग टेबल की इन रंग बिरंगी शीशियों में, छोटे बड़े डिब्बियों में जरूर कोई जादू है कि मम्मी इन सबको लगाने के बाद एकदम बदल जाती हैं। कम से कम बंटी को ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी अब उसकी नहीं रही, कोई और हो गई है। पूरी तरह तैयार होकर हाथ में पर्स लेकर मम्मी ने कहा, देखो बेटे, धूप में बाहर नहीं निकलना। हम फिर फूफी को आदेश दिया, बंटी जो खाए वही बनाना, एकदम बंटी की मर्जी का खाना, समझे? चलने से पहले मम्मी ने उसका गाल थपथपाया, बालों में उंगलियां फंसाकर बड़े प्यार से बाल झंझोड़ दिए। पर बंटी जैसे बुद्ध बना खड़ा रहा, बाह पकड़कर झूला नहीं, किसी चीज की फरमाइश नहीं की। मम्मी ने खींच कर उसे अपने पास सटा लिया, पर एकदम चिपक कर भी बंटी को लगा कि जैसे मम्मी उससे बहुत दूर है, और फिर भी सचमुच ही दूर हो गई। उनकी चप्पल की खटखट जब बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंची, तो बंटी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, और मम्मी जब फाटक खोलकर सड़क पार करके घर के ठीक सामने बने कॉलेज में घुसी, तो बंटी दौड़कर अपने कमरे के फाटक पर खड़ा हो गया, सिर्फ दूर जाती मम्मी को देखने के लिए। भी जानता है कि मम्मी अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी, नब्बे तुले कदम रखती हुई सीधी चलती जाएंगी। जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुंचेंगी, चपरासी सलाम ठोकता हुआ दौड़ेगा और चिक उठाएगा। मम्मी अंदर घुसेंगी और फिर बड़ी सी मेज के पीछे रखी कुर्सी पर बैठ जाएंगी। मेज पर ढेर सारी चिट्ठियां होंगी, फाइलें होंगी। उस समय तक मम्मी एकदम बदल चुकी होंगी। कम से कम बंटी को उस कुर्सी पर बैठी मम्मी कभी अच्छी नहीं लगी। पहले जब कभी उसकी छुट्टी होती और मम्मी की नहीं होती, मम्मी उसे भी अपने साथ कॉलेज ले जाया करती थी। चपरासी उसे देखती ही गोद में उठाने के लिए आता, बंटी उसका हाथ झटक देता। मम्मी के कमरे के एक कोने में उसके लिए छोटी सी मेज कुर्सी लगवा दी जाती, जिस पर बैठकर मैं ड्राइंग बनाया करता। कमरे में कोई भी घुसता तो एक बार हंसी लपेटकर आंखों ही आंखों में जरूर उसे दुलरा देता। तब भी मम्मी की ओर देखता, पर उस कुर्सी पर बैठकर मम्मी का चेहरा अजीब तरह से सख्त हो जाया करता है। लगता है मानो असली चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगा लिया हो। मम्मी के पास जरूर एक और चेहरा है। चेहरा ही नहीं, आवाज भी कैसी सख्त हो जाती है। बोलती है तो लगता है जैसे डांट रही हूँ। बंटी को मम्मी बहुत कम डांटती हैं, बस प्यार करती हैं, इसलिए तो सख्त चेहरे लिए डांटती प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी मम्मी उसे कभी अच्छी नहीं लगती। वहाँ उसके और मम्मी के बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मम्मी का नकली चेहरा, कॉलेज की बड़ी सी बिल्डिंग, कॉलेज की ढेर सारी लड़कियां, कॉलेज के ढेर सारे काम, थोड़ी थोड़ी देर में बजने वाले घंटे, घंटा बजने पर होने वाली हलचल, इन सब के एक सिरे पर वे रहता है चुपचाप सहमा सा, और दूसरे पर मम्मी रहती हैं, किसी को आदेश देती हुई,
किसी के साथ सलाह मशवरा करती हुई, किसी को डांटती हुई, और इसलिए उसने कॉलेज आना छोड़ दिया। घर पर चाहे वे अकेला रह ले, पर वहाँ नहीं जाता। वहाँ किसके पास जाए? मम्मी तो वहाँ रहती नहीं। रहती हैं बस एक प्रिंसिपल, जिनके चारों ओर बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग हैं। नहीं रहता तो केवल बंटी। थोड़ी देर तक बंटी गेट पर खड़े खड़े आने जाने वालों को यूं ही देखता रहा। फिर लोहे के फाटक पर झूलने लगा। सामने से दो लड़के साइकिल पर बातें करते हुए गुजर गए। उसने सोचा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वे भी दो पहिए की साइकिल खरीदेगा। वे जानता है मम्मी उसे कभी बाहर नहीं निकल कर साइकिल चलाने देंगी। जाने क्यों? उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता है कि वे बाहर निकला तो एक्सीडेंट हुआ। वे जरूर बाहर चलाएगा। पुलिया पर जब बिना पेडल मारे ही फर्राटे से साइकिल उतरती है तो कैसा मजा आता होगा ना। उसके बाद आंखों के सामने में बड़े बड़े मैदान तैरने गए, जो स्कूल जाते समय बस में से दूर दूर दिखाई देते हैं। मैदान के दूसरे सिरे पर बनी हुई पहाड़ियां, जिनके पीछे सूरज निकल डूब कर दिन और रात करता है। कौन जाने उन पहाड़ियों की तलहटी में कोई साधु बैठा हो, जिसके पास जादू की खड़ाऊ हो, जादू का कमंडल हो। एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए। पर जाए कैसे? साइकिल मिलने से जाया जा सकता है, बस किसी को बताए नहीं। पर चलता जाए, चला जाए तो पहुंच ही सकता है। पर मम्मी को मालूम पड़ जाए तो बाप रे, मम्मी उसे बहुत ज्यादा घर से बाहर नहीं जाने देती है। पर मम्मी को पता ही नहीं चला तो? और मम्मी को पता ही नहीं चल पाता है कि पलंग पर उनके बगल में लेटे लेटे भी उन साधुओं की तलाश में कहीं कहीं घूमता है। अनदेखे अनजाने पहाड़ों में, जंगलों में, घाटियों में। अब छुट्टी के दिन समझ ही नहीं आता वे क्या करे। एक बार यूं ही बगीचे का चक्कर लगाया। मोगरे खूब महके हुए थे। एक एक पौधे को उसने खूब प्यार से छुआ। फिर गिनकर देखा कितनी नई कलियां खिली हैं। हर एक पौधे की फूल पत्तियों का हिसाब किताब उसके पास है। एक तो पौधे की पत्तियां गंदी लगी तो जल्दी से पाइप लेकर उनको धोया, कुछ इस ढंग से जैसे मम्मी सवेरे सवेरे उसका मुंह धुलाती है। बस हो गया साहब, चलो अब हवा में झूलो। भीतर आया तो कमरे में घुसते ही नजर ड्रेसिंग टेबल पर गई। वही रंग बिरंगी शीशियां और मम्मी का वही सख्त चेहरा याद आ गया। रूखा रूखा और एकदम बदला हुआ। कैसे बदल जाता है चेहरा। और तब न जाने कितनी बातें एक साथ दिमाग में घुमड़ने लगी। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? बंटी भैया, चलकर नहा काहे नहीं लेते? हाथ में झाड़ू ले लिया, फूफी घुसी तो बंटी ने झाड़ू छीन लिया और उसके हाथ पर झूलता हुआ बोला, फूफी मैं कहानी सुनाऊं ना, सोनल रानी की, जो सचमुच में डायन थी और रानी बनकर रहती थी। हेलो, और सुनो, ये कहानी कहनी सुनने का वक्त है? काम सारा पड़ा है और तुम कहानी सूझ रही है। कहानी रात में सुनी जाती है, दिन में नहीं। नहीं, मैं अभी सुनूंगा। कोई काम वाम नहीं है? फिर आंखों में जाने कितना कौतूहल भर कर पूछा, अच्छा फूफी, वे डायन से रानी कैसे बन जाती थी? उसके पास जादू था? और क्या, तो डायन थी, सारे जादू बस में कर रखे थे। बस जो चाहती बन जाती थी, मन होता वैसा भेष धारण कर लेती थी। क्यों फूफी, आदमी भी चाहे तो
वैसा कर सकता है? कैसे कर लेगा आदमी? आदमी के बस में क्या जादू होता है? तुमने डायन देखी है फूफी? कैसी होती होगी? जब आदमी का भेष में होती होगी तो कोई पहचान भी नहीं पाता